तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूलेटर के नए एक टॉपिक के साथ आप लोग का स्वागत है। आज हम इससे पहले इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का हो चुका है जो आप थंबनेल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे। आईटी वर्कशॉप फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड अदर ब्रांचेज। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं बीटेक, सीएस आईटी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल, ये सब बहुत और भी ब्रांचेज हैं जो ऐड किया गया है न्यू ब्रांचेज के रूप में, जिसमें ये सब में कॉमन है आईटी वर्कशॉप। एक नया सिलेबस अपडेशन है ये एंड नया सब्जेक्ट को ये डाला गया है। ठीक है, तो इसके पहले इंट्रोडक्शन कल लाइव हुआ था जो मैंने आपको बताया यूनिट वाइज क्या है, इसमें किस तरह से इसका प्रैक्टिकली लेके चलेंगे, हम थ्योरेटिकली लेके चलेंगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी रिकॉर्डेड में आपका रहेगा एंड लाइव भी अगर कभी होगा तो उसमें भी हम प्रैक्टिकली लाइव आपको दिखाएंगे। तो आज से जो स्टार्ट होने जा रहा है वो यूनिट 1 है एंड यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है, जो टॉपिक दिया गया है, इसमें सारे यूनिट में अलग अलग है। मैं यहाँ पे यूनिट लिख दिया हूँ कि कौन सा हम यूनिट को लेके चलेंगे आज के लेक्चर में। तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो जिसमें पीसी हार्डवेयर आपको एक नेमिंग दिया गया है, पीसी हार्डवेयर। ओके, अब हम इसमें जो भी टॉपिक आप देख रहे होगे सामने, आपके सामने थंबनेल में है, स्लाइड में दिया गया है कि इसमें थोड़ा बहुत जो आईटी वर्कशॉप में आपको दिया गया है, तो हर एक मॉड्यूल अलग अलग है। जैसे यूनिट 1 में हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, तो यूनिट 2 वर्ड से रिलेटेड एमएस वर्ड है, 3 लेटेक्स है, 4 में आपको ये एक्सेल है, 5 में आपको पावर पॉइंट है एंड बीच का एक और आई थिंक 2 जो है वो इंटरनेट है, 3 वर्ड है, 4 लेटेक्स है, 5 आपको एक्सेल है और 6 आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पीपीटी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीपीटी ये भी है। तो जो यूनिट 1 है ये टोटली थोड़ा बहुत हार्डवेयर से आपको रिलेट यहाँ पे कर रहा है। ओके, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स इन अ सीपीयू एंड इट्स फंक्शन। तो ये जो टॉपिक हमारा आज का, 2 टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं। जो पहला है पेरिफेरल से रिलेटेड। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में या हार्डवेयर में, आप हार्डवेयर कोई भी आप लो, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम का ही हार्डवेयर हम लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर हैं जो विथ वायर या विदाउट वायर या वायरलेस टेक्निक के साथ होते हैं या विदाउट वायरलेस टेक्निक के साथ होते हैं। ये आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे फर्स्ट सेम में आप लोग हैं, आप 12th करके आए होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे लाइन क्रॉस करके आप आए होंगे जो आप कंप्यूटर से फैमिलियर होंगे। कंप्यूटर हो या अदर कोई और पेरिफेरल्स डिवाइसेज हो या अदर कोई और डिवाइसेज, जो आप एक हार्डवेयर आप लेते हो जो आपके लिए यूजफुल होता है। क्या होता है? यूजफुल होता है। वो आपका पेरिफेरल डिवाइस है, वो एक डिवाइस है जो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल से कोई डिवाइस को आप कनेक्ट करो, आप मोबाइल से ओटीजी कनेक्शन आप करते हो, उसमें पेन ड्राइव करते हो, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, तो उसमें भी वो क्या है, पेन ड्राइव आपका एक पेरिफेरल डिवाइस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में हम जो भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट पेरिफेरल डिवाइस कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा, काम वो अपना करेगा। मदरबोर्ड उसका सिस्टम है, उसमें बहुत सारे और हार्डवेयर इंटरनली कनेक्ट होते हैं जिससे हमारा सारा काम चलेगा। जैसे एक लैपटॉप में बहुत सारे सब एक साथ अटैच होते हैं, कीबोर्ड भी रहते हैं, उसमें माउस भी रहता है, एक्स्ट्रा कोई भी और डिवाइस कनेक्ट जब हम करेंगे पेरिफेरल्स डिवाइस या वायर के थ्रू, तो वो हमारे पेरिफेरल डिवाइस में आ जाएंगे।
तो ऐसा नहीं है डिपेंडेंसी हो जाता है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस पे हमारा सिस्टम डिपेंड करेगा या उसके कारण नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वो आपको एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में होते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस का एक नाम लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, आपके पास लैपटॉप है फिर भी आप अलग से एक कीबोर्ड लेते हो, तो वो क्या हुआ, एक अलग एक्सटर्नल डिवाइस हुआ। आपके पास माउस लैपटॉप में इनबिल्ड रहता है लेकिन फिर भी आप यूएसबी माउस लेते हो या वायरलेस माउस खरीदते हो, ठीक है, वो आपका एक एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, वो आपका अलग से एक पेरिफेरल डिवाइस हो गया। स्टोरेज के रूप में आपके पास स्टोरेज ऑलरेडी अवेलेबल अंदर में एचडीडी होगा या एसएसडी होगा रहता है, फिर भी आप एक्स्ट्रा एक अलग सा स्टोरेज डिवाइस लेते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया के रूप में आप पेरिफेरल हम डिवाइस करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल नेट के लिए हम राउटर या मॉडेम या और भी हब स्विच इन सब का यूज करते हैं, वो एक पेरिफेरल डिवाइसेस के रूप में आता है। तो जितने भी डिवाइस हम यूज करते हैं या फिर हम अपने यूज में लाते हैं वो सारे क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ठीक है। विथ वायर हो या विदाउट वायर हो, कोई यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, जो वायर थ्रू होंगे वो ही पेरिफेरल डिवाइस होंगे, जो विदाउट वायर होंगे वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। चाहे वो वायर के थ्रू कनेक्ट हो या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो। आप माउस जो आप लेते हो वायरलेस माउस, उसमें तो वायर होता नहीं है, वो एक डिवाइस से थ्रू चलता है, तो वो भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस के रूप में आता है, ओके ना। तो आज जो हम इसमें पहला टॉपिक आपको कंप्यूटर पेरिफेरल दिया गया है आइडेंटिफाई करने का, तो सारे जितने भी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सब इसमें इनबिल्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉपिक है हमारा पेरिफेरल डिवाइस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या है, ये वर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, हमारे वर्क, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, हमारे दिए हुए सिग्नल्स को ऑर्गेनाइज करना, एक तो सही ढंग से हमें प्रोवाइड करना, इनपुट और आउटपुट, इनपुट देना तो उसे ऑर्गेनाइज करना एंड उसके बाद हमें प्रॉपर आउटपुट देना, हमारे काम को सही ढंग से मैनर में या सही ढंग से ऑर्गेनाइज करते हुए हमें आउटपुट देना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। हम कोई भी वर्क देते हैं, वर्क 4-5 हमारे लाइन में लगे रहते हैं, कौन सा वर्क कब काम करेगा, कौन सा रिसोर्स कब किस वर्क के लिए है, ये ऑर्गेनाइज करना, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर से रिलेट करते हुए चलता है, ओके ना। तो अ पेरिफेरल डिवाइस is defined as a device that provide input and output या input/output function for a computer and serves as a auxiliary computer device without computing intensive functionality, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है, डिफाइन करता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए, ठीक है। इनपुट कोई भी प्रोसेस होगा हमें वो आउटपुट देगा और किसी भी डिपेंडेंसी पे वो पेरिफेरल पे नहीं रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ फंक्शन फॉर अ कंप्यूटर एंड सर्व ऑक्सिलरी कंप्यूटर डिवाइस विदाउट कंप्यूटिंग इंटेंसिव फंक्शनलिटी, कोई भी इसके बिना कोई काम नहीं होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अ पेरिफेरल डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल, कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस अदर, कोई भी और अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो तो वो इसमें उसको हम कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब जितने भी और सब में है ये सारे और इनपुट डिवाइस होंगे, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में, स्कैनर इनपुट डिवाइस में, तो ये सब आते हैं पेरिफेरल के रूप में, पेरिफेरल डिवाइस में। जिसमें अगर हम इसको क्लासिफाइड करें, अलग एक कैटेगरी में ले जाएं या टाइप में ले जाएं, तो जनरली इसमें पहला आता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इज डिफाइंड एज इट कन्वर्ट इनकमिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इनपुट डेटा हम कोई भी देते हैं, काम करते हैं या इनपुट देते हैं, वो हमारा सिग्नल्स के रूप में होता है,
ठीक है, उसको वो कन्वर्ट करता है या फिर उस जो इनपुट दिया जाता है वो एक सिग्नल्स के रूप में होता है, ठीक है, जो जिसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि उसमें लॉजिक गेट का यूज उसमें आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन बाइनरी कोड दैट आर कॉम्प्रिहेंसिव टू अ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, हाई लेवल को हम लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर लो लेवल को हाई लेवल में अगर जरूरत पड़ा तो होता है। असेंबली को हम मशीन कोड में कन्वर्ट करना तो उसके लिए असेंबलर है। तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर में होता है ये मेनली ये काम हम यहाँ पे भी होता है और यही काम होता है हमेशा। कन्वर्ट इनकमिंग डेटा, जो डेटा हम दे रहे हैं, जो डेटा हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, या जो डेटा हम उसमें एक्सेस के रूप में लेते हैं, ठीक है, ओके ना। तो इसके एग्जाम्पल जो अगर हम देखें कि एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, तो कीबोर्ड, आपका माउस, स्कैनर या माइक्रोफोन या ETC और भी इनपुट डिवाइस में आते हैं। A keyboard is an input device that allow user to enter text and commands into a computer system। टेक्स्ट करना या कमांड देना ये हमारे कीबोर्ड के थ्रू होता है। कीबोर्ड से बहुत सारा काम हो सकता है। अगर हम माउस को यूज ना करें तो कीबोर्ड से भी बहुत सारा काम होता है। माउस पे टोटल डिपेंडेंसी ना करें तो हम कीबोर्ड से भी बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट या सेलेक्ट करना, डीसेलेक्ट करना, ये सब काम कर सकते हैं। माउस क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। यूजर टू कंट्रोल द कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कर्सर हमारा आता है, जैसे अभी हम यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये कर्सर आ रहा है ना, आप देख रहे हो, ये क्या है, ये एक कर्सर के रूप में जाना जाता है। जो माउस मूवमेंट पे, ये भी हमारा पेन क्या है, एज एक जब माउस की तरह काम कर रहा है। हम यहाँ पे इस पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कर्सर आ जा रहा है, हम जहां पे देते हुए इसको जाएंगे ये वहां मूव करेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये कर्सर है, इसे क्या बोलते हैं, कर्सर। तो कर्सर ये क्या करता है, ये हमारे स्क्रीन पे मूव करता है और जिस जगह पे हम कहाँ पे क्या काम करना है वहां पे हम मूव को कंट्रोल करके हम इनपुट या काम करते हैं। चूंकि माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुटिंग का काम हम इसके थ्रू भी यहां से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कैनर एंड माइक्रोफोन, सेम एज स्कैनर भी क्या है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, तो जो फाइल या जो भी चीज हम सिस्टम में देते हैं, ठीक है, हम डाल रहे हैं, वो इनपुट के रूप में होता है। और सिस्टम जो हमें स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में हमें देता है या आउटपुट हमें मिलता है कोई भी चीज, जैसे कि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, हम वहां से प्रिंट लेते हैं, ठीक है, वो हमें एक हार्ड कॉपी देता है, तो वो हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। A scanner is an input device that allow user to convert physical document and image into digital file, ठीक है। A scanner is an input device that allow user to convert physical document to image into digital file। Physical document को, for example, अगर मैं यहाँ पे ये पेज देखूं, ये पेज क्या है हमारा, एक ये हार्ड कॉपी है, ये हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। आप IT फील्ड में आप इन कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप लोग, आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का नया एक टेक्निक वर्ड हमेशा सुनोगे, ठीक है, या फिर आप सुनते आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे को ये पता होगा या फिर बहुत सारे को नहीं भी पता होगा। तो ये पेज क्या है हमारा, ये हार्ड कॉपी है, ठीक है। इसे मैं अगर स्कैनर या मोबाइल से आप स्कैन करो या फिर आप अपने स्कैनर डिवाइस से स्कैन करो, तो ये क्या हो जाता है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट जो हमारा हार्ड कॉपी है ये डिजिटली सिस्टम में जाता है और ये हमारा सॉफ्ट कॉपी बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है पेज खत्म हो जाएगा, पेज तो आप स्कैन करो, पेज वापस आप ले लो स्कैनर से निकाल के, लेकिन ये पेज जो है एज अ हार्ड कॉपी से ये सॉफ्ट कॉपी में चला जाता है। सॉफ्ट कॉपी हमेशा डिस्ट्रॉय हो सकता है, हार्ड कॉपी डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक कि आप इसे फाड़ ना दो, खुद से फाड़ ना दो। आप मान लो चाहो मैं इसे फाड़ दूं, ठीक है, पूरा एकदम पतला पतला करके इसे मैं फाड़ दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अपने कागज के रूप में ही रहेगा। बात समझे,
लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो है अगर आप एक बार डिलीट कर दो या बाय चांस आपसे परमानेंट डिलीट हो गया तो वो क्या होगा, वहां से लॉस हो जाता है, वो उसका वहां से आप उसे फिर प्राप्त नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे होते हैं आजकल, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आप लोग बोलते हैं कि हम इसे रिकवर कर सकते हैं या फिर कोई और भी तरीके से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता है, हमारे फिजिकल यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है या सॉफ्ट कॉपी हमें बनाता है। हम स्कैनर से चाहे तो इमेज फाइल भी बना सकते हैं या फिर हम पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, या और भी कोई स्कैनर सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एक्सटेंशन के रूप में हमें प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड ऑडियो। अब जैसे हम ये हमारा क्या है, ये एक माइक्रोफोन हम यहाँ है, हम बोल रहे हैं, हमारा ये आवाज रिकॉर्ड हो रहा है और आप आवाज को फिर आउटपुट के रूप में अपने मॉनिटर पे सुनोगे या मोबाइल में सुनोगे। तो माइक्रोफोन भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। चूंकि हम इसमें बोल रहे हैं, ये हमारे इस आवाज को किसी और जगह रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और वहां से फिर वो वीडियो के रूप में आप तक पहुंचेगा। तो जो सिस्टम में दिया जाता है या जो सिस्टम को हम देते हैं, ठीक है, तो वो इसके रूप में क्या होता है, वो इनपुट है। ठीक है, बात समझे यहाँ पे। तो पहला जो पेरिफेरल्स का एक टाइप है वो इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। आफ्टर इनपुटिंग एंड आफ्टर इनपुटेड डेटा कंप्यूटर प्रोसेस दोज डेटा, मतलब जो डेटा हम दे रहे हैं वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है एंड उसके बाद हमें फिर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट यहां पे जब मिला, देन आउटपुट डिवाइस इज जनरली द रिवर्स ऑफ द इनपुट प्रोसेस। अब क्या है, रिवर्स है, चूंकि हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। बात समझे, हम इनपुट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट प्रोसेस एंड जनरली ट्रांसलेट द digitized signal into form of intelligible to the user. The output device is also performed for sending data from one computer system to another. Output device जो होता है वो हमें और भी परफॉर्म करता है कि एक जगह से दूसरे जगह डेटा को भेजने के लिए भी। ठीक है, for some time punched card and the paper tape reader were extensively used for input, but these have now been supplanted by more efficient device. Sometimes कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों के रूप में काम वहां पे आते हैं, काम करते हैं, जिसमें पंच कार्ड हो गया या पेपर टेप रीडर हो गया। ओके, जिसमें एग्जाम्पल में आप मॉनिटर, हेडफोन या प्रिंटर एंड अदर और भी बहुत सारे ऐसे आपको आउटपुट डिवाइस मिलेंगे। मॉनिटर जो आप देखते हैं ये भी क्या हमारा है, ये भी हमारा क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, सेम एज मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले यूज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। विजुअल इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज का हम विजुअलाइज कर सकें, कोई भी चीज को हम विजुअल के रूप में, डिजिटल के रूप में देख सकें, ये हमारा कौन करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम से हम यहाँ पे ये एक्सेस करते हैं। प्रिंटर, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस फिजिकल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और इमेजेस। फिजिकल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। जो प्रिंटर हम, जैसे हम एक स्कैनर क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से हम स्कैन किए फाइल को, मान लो इसे हमने स्कैन किया इस पेज को, ओके, एंड आफ्टर स्कैनिंग ये पेज हमारा क्या होगा कि हार्ड डिस्क में सेव हो गया, हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगा, जिस भी नाम से आप इसे सेव करो। फिर उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फिर हम ले ले। तो जब हम इस फाइल को प्रिंट लेंगे तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस फिजिकल कॉपी, जो अब जो ये हमारा फिजिकल जो हमारा कॉपी, सॉफ्ट कॉपी बना है ऑफ डॉक्यूमेंट और इमेजेस, उसे हम क्या करेंगे, प्रिंट हम ले सकते हैं। ठीक है, चूंकि वो सॉफ्ट कॉपी होगा। जो फिजिकल कॉपी होता है या फिर जो सॉफ्ट जो हम सिस्टम में स्कैन करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है। फिर उसका हम हार्ड कॉपी अगर बना लें
तो फिर हमें वो अफसोस नहीं होगा। मान लो कि आपने आईटी वर्कशॉप का सॉफ्ट कॉपी बना रखा है, आपको ये मिलेगा, आप अपने चाहे सिस्टम में रख लोगे या फिर आपको ऐप में, हमारे फॉर्मूलेटर ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसे आप अपने सिस्टम में सेव करते हुए। लेकिन अगर आप उसे प्रिंट करके स्पाइरल करके आप अपने नोट्स के रूप में उसे रख लिए हो, तो आप क्या होगा, वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप चाहोगे कि नहीं बैकअप के रूप में मेरे पास हार्ड कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी अगर कभी लॉस भी हो गया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो प्रिंटर हमें वो काम करके देता है। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस ऑडियो। ठीक है, स्पीकर या हेडफोन या फिर और भी जो भी है, वो क्या हमारा करता है, हम जो साउंड प्ले करना चाह रहे हैं, हम जो गाना सुनना चाह रहे हैं, उस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमें स्पीकर से आवाज आता है, नहीं कि हमें सीपीयू आवाज देता है। हमें क्या, कौन आवाज हम ये सुनते हैं तो स्पीकर से हमें आवाज आता है, ढिमचिम ढिमचिम होता है और हम नाचते हैं और जो भी है। ठीक है, बात समझिए यहाँ पे। तो ये आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस है, स्टोरेज। अब इनपुट हो गया, आउटपुट भी आप देख लिए, हमें स्टोरेज तो करना है ना। ठीक है, बात समझे, स्टोर करना है हमारा अपने डेटा को। तो स्टोर जब करेंगे तो हमें स्टोर डिवाइस भी तो चाहिए, स्टोरेज डिवाइस भी तो चाहिए। इनपुट डिवाइस आपने देख लिया, आउटपुट डिवाइस देख लिया, स्टोरेज डिवाइस में भी तो हमें चाहिए कि डेटा को हमें रखना है परमानेंट। तो उसके लिए क्या होता है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लैश मेमोरी है, बहुत सारे और भी नए नए अब आ गए हैं। तो स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द सिस्टम which is required for performing any operation in the system. Any operation in the system. System which is required for performing any operation in the system. The storage device is one of the most required device. Storage device is one of the most required device and also provide better compatibility. Also provide better compatibility. बात समझे यहाँ पे। तो स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इन द सिस्टम। एनी ऑपरेशन इन द सिस्टम, कोई भी ऑपरेशन करना, कोई भी डेटा को रखना, कोई भी डेटा को उस पर स्टोर करना। ठीक है, ये सब हमारे क्या आते हैं, स्टोरेज डिवाइस के रूप में आते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, हार्ड ड्राइव। A hard drive is a storage device that stores data and file on a computer system. USB drive. A USB drive is a small portable storage device that connect to a computer system and provide additional storage space. ये हमारा परमानेंट स्टोरेज स्पेस होता है। ठीक है, इसमें कोई हिप और बट का बात नहीं है कि ये अलग होगा या जो भी। तो ये हार्ड ड्राइव जो है, ये हार्ड ड्राइव इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा एंड फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। यूएसबी क्या करता है, ये हमारा अलग एक कहे तो प्लस स्टोरेज के रूप में आता है। जैसे पेन ड्राइव हम अगर यूज करें या फिर अदर एक हार्ड ड्राइव हो गया, जिसमें यहाँ पे जो लास्ट में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा आप मेमोरी के रूप में आप अपने पास रखते हो। होता है किसी किसी के पास अलग सा एक मेमोरी कोई रखते हैं। जैसे आपके सिस्टम में भी मान लो आप हार्ड डिस्क लगा हुआ है लैपटॉप में, आपने एसएसडी लगा लिया, तो वो जो हार्ड डिस्क है आपके पास एक्सटर्नल के रूप, तो वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के रूप में रह गया, वो भी एक यूएसबी ड्राइव के रूप में काम करता है। पेन ड्राइव हुआ, पेन ड्राइव आपका 32 जीबी हो, 64 जीबी हो या जो भी जीबी हो, तो वहां पे क्या करता है, वो उस तरह से एक्स्ट्रा ड्राइव के रूप में होता है, वो पोर्टेबल हो जाता है। कोई किसी भी चीज को, यानी अगर हार्ड डिस्क को आप अपने लैपटॉप से निकाल लें, ये इतना चौड़ा रहता है। ठीक है, आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, आप इसे सिस्टम निकालो, ये पोर्टेबल हो जाएगा, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, बात समझे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये अगर इसमें कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊं, नहीं है, मुझे लगा शायद हार्ड डिस्क होगा। तो कोई
ऐसा डिवाइस जो एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा के रूप में काम आता है, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में काम आता है, वो हमारा यूएसबी हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया। मेमोरी कार्ड आप पहले मेमोरी कार्ड अभी भी आते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कैमरा में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, चाहे जितने भी जीबी का हो, 64 हो, 128 हो या उससे भी ज्यादा, तो वो हमारा क्या होता है, वो मेमोरी कार्ड है जिसमें हम कैमरा में वो यूज होता है। आप रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है, चाहे आप मैरिज में देखो या कोई फंक्शन हो जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो उसमें मेमोरी आपका लगा हुआ रहता है जिससे वो एक्सेस होता है, वीडियो सेव होता है। तो ये सब चीज सारे स्टोरेज डिवाइस के रूप में आते हैं। स्टोरेज डिवाइस हमेशा एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों हो सकते हैं। हार्ड ड्राइव जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, जो आपके सिस्टम में इनबिल्ड होते हैं, ओके ना। और बाकी जो यूएसबी ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, ये हमेशा एक एक्स्ट्रा मेमोरी के रूप में यूज होता है। आप एचडीडी को आप करके HDD एंड /SSD में अब आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्लेस ये कर रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको किसको रिप्लेस कर रहा है, तो HDD को रिप्लेस कर रहा है। इसको भी रिप्लेस करने के लिए कोई आएगा या आप मार्केट में आ भी चुका है। तो इस तरह से चूंकि ये जो काम है HDD, ये प्लेट के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। जैसे अब पतले पतले प्लेट होते हैं जो एक रोलर के रूप में सजे हुए रहते हैं आपके हार्ड ड्राइव में। हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट SSD होता है, चूंकि ये चिप लेवल पे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक चिप की तरह होता है। जैसे रैम का आप देखोगे तो रैम भी क्या है, एक चिप की तरह, एक कार्ड मतलब एक है, ठीक है, चिप है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए रहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स के रूप में डिजाइन किया गया रहता है। तो SSD भी क्या है, उसी के रूप में काम करता है, इसलिए ये फास्ट होता है। और HDD जो होता है वो प्लेट, जैसे CD ड्राइव आप देखे हो, तो CD ड्राइव क्या है, एक प्लेट है, वो उसमें मैग्नेटिक पार्ट डाला गया रहता है जिससे डेटा को इसमें स्टोर होता है। HDD भी आप अगर ओपन करोगे तो उसमें छोटे छोटे प्लेट होते हैं, ठीक है। तो अब इसको रिप्लेस SSD कर रहा है। तो ये सब सारे जितने भी हैं, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो, USB हो, मेमोरी कार्ड हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, ये स्टोरेज डिवाइस के रूप में आते हैं। स्टोरेज डिवाइस में ये यूज होते हैं। 4 है कम्युनिकेशन डिवाइस। Communication device are used to connect a computer system to other device or a network. Example of communication device जो है वो modem, network card and router. ये जो 3 है, communications में क्या होता है, डेटा का कम्युनिकेशन होना, एक दूसरे का कम्युनिकेशंस मैच करना, एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना, टेक्सटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना। तो ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं जो अभी पेरिफेरल के रूप में आते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडेम। मॉडेम क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है, किससे, तो इंटरनेट से। मॉडेम को अगर हम इसे स्टैंड करें या फुल फॉर्म इसको देखें तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के रूप में जाना जाता है। MO मीन्स मॉड्यूलेटर और DEM मीन्स डीमॉड्यूलेटर, ओके। मेमोरी कार्ड, network card. Network card is a communication device that allow a computer system to connect to the network. अब नेटवर्क कार्ड जो होते हैं वो हर एक सिस्टम में लगे रहते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। डेस्कटॉप में, पहले वाले डेस्कटॉप पे नेटवर्क कार्ड नहीं होते थे। अब जो डेस्कटॉप आ रहा है उसमें भी नेटवर्क कार्ड इनबिल्ड किया जाता है। तो नेटवर्क कार्ड से क्या होता है, आप लैन के थ्रू कंप्यूटर से को जोड़ सकते हो और इंटरनेट प्रोवाइड अपने सिस्टम में ले सकते हो। जब तक कि नेटवर्क कार्ड नहीं रहेगा तब तक कि आपके सिस्टम में वो नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है। Router is a communication device that allow multiple device to connect to a network. ठीक है। अब राउटर से क्या है, एक डिवाइस हम बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे सिस्टम में नेट प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम को इंटरनेट या वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं। राउटर हमें ये हेल्प देता है, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइस में मॉडेम, नेटवर्क कार्ड
एंड राउटर, ये और भी बहुत सारे हब हैं, स्विच हैं, ठीक है, और भी हैं, लेकिन एज एक पेरिफेरल डिवाइस के रूप में अगर देखें या पेरिफेरल डिवाइस को अगर हम मैच करने के लिए, तो ये 3 हमारे एग्जाम्पल काफी है कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हमारा था कि पेरिफेरल डिवाइस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम में, तो पेरिफेरल डिवाइसेज ये हैं। आप अगर चाहो इतना अगर आप लिख दो, अगर क्वेश्चंस आता है पेरिफेरल तो भी बहुत है, लेकिन और भी इनपुटेड और भी डिवाइस हैं जो आप देखते हो जो इसमें यूज नहीं है। जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस में ही आप हब के बारे में भी लिख सकते हो, स्विच के बारे में भी लिख सकते हो। आप उसका नेट पे देखना, उसका डेफिनेशन लिख लेना, बस हो गया, उतना काफी है, ओके। तो लेकिन फिर भी आप इतना एक 10 नंबर के क्वेश्चंस के लिए इतना आंसर आपके लिए काफी होगा। और पेरिफेरल डिवाइस का कोई कमी नहीं है। जितने भी आप एक्सटर्नल डिवाइस आप यूज करोगे, कोई भी सिस्टम से कनेक्ट करोगे, सारे चीज वो पेरिफेरल में ही आएगा। एक कैमरा आप कनेक्ट कर लो, वो भी पेरिफेरल में ही आएगा। तो इसलिए इसमें कोई लिमिटेशंस इसका नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड देयर फंक्शन इन कंप्यूटर। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई थिंक आप लोगों ने प्रोसेसर को तो देखा ही होगा। प्रोसेसर मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम नाम लेते हैं या जो नाम हम जिक्र उसका करते हैं, वो क्या है, हमारा सीपीयू है, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। जिसको एग्जाम्पल आप बहुत सारे टीवी पे ऐड देखते होंगे, या फिर आप अपने सिस्टम में आप जब लेने गए होंगे तो वहां पे आपसे पूछा होगा i7 लीजिएगा या i3 लीजिएगा, ठीक है। तो i3 या i7 ये प्रोसेसर का एक वर्जन्स है, ठीक है। अलग ग्रुप में आते थे, पहले P आता था, पहले कोर डोर आया, कोर टू डू आया, ये हमारे अलग अलग रूप में नाम से दिया गया। ये देखिए, ये प्रोसेसर है, मैं आपको दिखाने के लिए ये लेके आया हूं। ये क्या है, ये प्रोसेसर है, ये आप देखें, ओके। यहाँ पे पीछे से भी आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा प्रोसेसर होता है। इसी को बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप यहाँ पे देखो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट के रूप में मैं आप यहाँ पे दिखा दूं, कैमरा में आप यहाँ पे देखें कि ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट के रूप में ये हर एक पिन होता है, ठीक है। आप जब नेक्स्ट अगले सेमेस्टर में 2, 3, 4 में जाओगे, उसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को पढ़ोगे, तो उसमें इस प्रोसेसर का उसके पुराने प्रोसेसर का पिन के बारे में पढ़ोगे। ये जितने आप डॉटेड देख रहे हो, ये सारे पिन हैं, ठीक है। टोटल 40 पिन या उससे भी ज्यादा पिन इसमें होते हैं। तो हर एक पिन का पहले जो प्रोसेसर आता था, ये पिनलेस आता था, मतलब अब ये पिनलेस है, पहले पिन के थ्रू आता था। पिन मतलब छोटे छोटे पिन इस रहते, आप इस पे छूते तो आपको चुभता, ठीक है। अब क्या आ रहे हैं कि ये पिनलेस आ रहे हैं। चूंकि ये जो पिन पहले पिन आता था, तो प्रोसेसर खराब जल्दी होता था। मान लो आप कोई इसे निकाला और कोई भी अगर कपड़ा या कॉटन या कोई भी चीज अगर उसमें फंस गया, तो वो पिन टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा हो गया यानी वो प्रोसेसर पूरा बर्बाद। इसलिए प्रोसेसर को अब पिनलेस किया गया। अब बोर्ड में, यानी ये जो बोर्ड में जिसमें मैं मदरबोर्ड भी लेके आऊंगा, वहां पे आप दिखाऊंगा, ये जो बोर्ड में जब लगेगा, ठीक है, बोर्ड में, तो बोर्ड में अब पिन को दिया गया। चूंकि बोर्ड में पिन को सेफ तरीके से बंद करके रखा जाता है, उसमें आप उसको दिखेगा भी नहीं। वो जब ये लगेगा सॉरी, जब ये लगेगा तो हम उसे कैप को ओपन करते हैं और उसे प्लेस हल्का सा उसे हम रखते हैं। स्लॉट बना रहता है, गैप बना रहता है, किस तरह से वो इसको रखना है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता। ये स्मूथ तरीके से इसमें प्लेस किया जाता है और फिर उसे बंद कर दिया जाता है, और उसके ऊपर में फैन रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रीम लगा रहता है जिसको सीपीयू क्रीम बोलते हैं, जो क्रीम कूल रहता है, मतलब ठंडा करने के लिए इसमें लगा रहता है, और फैन के थ्रू उसमें हवा जाता है और ये कूल रहता है। क्योंकि इसका काम ही ये 24/7 ऑन रहना, इसका काम है। ये कूल इसको इसलिए रखा जाता है।
एंड बाकी जो आप ये देख रहे हो ये सारे सर्किट इसके हैं, कुछ अलग से इसमें कंबाइन करने के लिए, इसे यूज करने के लिए, ये सब सारे क्या हैं, इसे सर्किट हैं, जिसके अंदर हम इसमें चाहें तो हम इसमें बोल भी सकते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU होगा या एक्यूमुलेटर होगा या फिर और भी चीज ऐसे होंगे जो इसमें इसको हेल्प करते हैं CPU को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर है ये है Pentium 4 का। अब जो आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, अगर आप बहुत छोटा में लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखना, ये Pentium 4 है। ठीक है, ये Pentium 4 है। अब जो प्रोसेसर आ रहा है i करके आ रहा है, i3, i7, i10। ठीक है, अब जनरेशन उसमें भी चेंज कर रहा है। तो फर्क क्या है, फर्क इसमें इसका रहता है क्या है, स्पीड का। इसमें कुछ ऐसे कोड या सर्किट इस तरह से तैयार किए जाते हैं जिससे स्पीडिंग टेक्निक बढ़ जाता है। ओके, तो अभी जो हम इस पे यहाँ पे देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ CPU। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का CPU क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे वर्क को प्रोसेस करता है। नाम ही क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम जो काम देते हैं यही CPU हमारा क्या करता है, सारा काम करता है। ऐसा नहीं कि ये छोटा सा आप सिर्फ देख रहे तो ये बस इतना ही है, इसका काम बहुत ज्यादा है। ओके, इसलिए मैं ये लेके आ जाया और आपको मैं दिखा रहा हूं। तो कंपोनेंट्स ऑफ CPU एंड देयर फंक्शन, जो इसका फंक्शन हम देखेंगे, एज वी ऑल नो द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेजर टास्क लाइक प्रोसेसिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। As we all know, the CPU is responsible for all the major task। हर एक मेजर टास्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, डेटा को हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे, किस तरह से उसे हम एनालाइज करेंगे। तो डेटा का प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। बट all this is possible only because of the component present inside the CPU which divide the work among themselves and process it at a fast pace of produce their desired result. We will study each of this component in the subsequent part. ठीक है, तो इसका मेन समरी अगर मैं देखूं, क्या करता है, ये हमारे डेटा का प्रोसेस करता है और each and every all possible data, all possible work, जितने भी वर्क हैं, चाहे वो टेक्सटिंग हो, इमेजिंग हो, वीडियोज हो, ग्राफिकल हो, सारे क्या करते हैं, वो उसमें एक्सेस होते हैं, सारे वो काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा CPU का है। ठीक है, अब यहाँ पे रैम मेमोरी मैनेजमेंट MMU है, L2 L3 कैचे मेमोरी हमारा है। ठीक है, ये भी कैचे, इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स है, कैचे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, सिस्टम क्लॉक, CPU क्लॉक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक्यूमुलेटर। ये हमारा पूरा CPU का हमारा लेखा है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप देख रहे हो ये वाला। ठीक है, ये इस तरह से इसका डिजाइन है, जो इसके अंदर पूरा ये वर्क अंदर किया गया रहता है। ठीक है, और इसके अंदर ये कैप पूरा बंद है। इसके अंदर भी हैं ऐसे सर्किट सब जो इसको मदद करता है। ठीक है, बात समझे। तो हर का, जैसे ये रैम है, इसका अपना वर्क है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यहां से मेमोरी को मैनेज करना, जितने भी मेमोरी है, कैचे हो गया, रैम हो गया, रजिस्टर्स हो गया, SSD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब जितने भी मेमोरीज हैं सारे मैनेजमेंट यहां से होता है, सबको ये देखता है। ठीक है, ये इसका भी काम है ये देखना इसका। ठीक है, तो और इसके सपोर्ट में, इसी में इसके जस्ट आस पड़ोस जहां भी होगा, ये इस सर्किट में कैचे मेमोरी L1 L3 के रूप में वो उसका वर्जन आप मान लो, नेमिंग मान लो, ये यहां पे दिया रहता है।
सिस्टम का अपना एक क्लॉकिंग सिस्टम होता है जो चलते रहता है, वो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम को मैनेज करना, टाइम को कंटिन्यू करना, ठीक है। जैसे अगर आप एक चीज सोच सकते हो कि आप लैपटॉप को बंद कर दो, ठीक है, आप अपने लैपटॉप को बंद कर दो और आप फिर सब जब लैपटॉप को ऑन करो, आपके पास जो लैपटॉप होगा तो या डेस्कटॉप भी होगा, जो भी कंप्यूटर डिवाइस है, आप उसे बंद कर देते हो, लेकिन 2 घंटे बाद जब ओपन करते हो तो आप देख रहे होगे कि उसी टाइम जो मतलब जिस समय आपने खोला और सही समय फिर वहां से वो देने लगता है। जैसे ही ऑन करता है टाइम वहीं से फिर अपना रहता है जितना बजे आपने ओपन किया। मान लो 3 बजे आपने ओपन किया दोपहर के, तो 3 बजे वहां पे वो आपके लैपटॉप में नीचे में राइट साइड में बॉटम में आप देखोगे टाइम आपका दिखा रहा है कि 3 बज रहा है। तो ये क्या मतलब, आप सोचो कि सिस्टम तो बंद था, हार्डवेयर तो सारा बंद था, तो टाइम को कैसे कौन मैनेज कर रहा है, ऐसा सोच सकते हैं ना, दिमाग में आ सकता है। कौन उसको टाइम को चलाते रहता है कि जैसे ही वो ऑन होता है वो एक्सेस हमारा फिर टाइम वहीं से फिर हमें सही टाइम दिखाने लगता है। तो इसमें बैटरी एक रहता है जिसको हम सीमॉन्स बैटरी बोलते हैं, जो छोटा सा रहता है आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं सीमॉन्स बैटरी। सीमॉन्स बैटरी का काम इतना ही है, आपके डेट एंड टाइम को हमेशा कंटिन्यू रखना, चाहे सिस्टम बंद हो या ऑन हो। बात समझे, चाहे सिस्टम बंद हो या हमारा सिस्टम ऑन हो, तब भी क्या होगा, हमारा वो सीमॉन्स का काम है आपके डेट एंड टाइम को कंटिन्यू रखता है। तो ये हमारा सिस्टम क्लॉक है। आपका सबका सीपीयू क्लॉक भी रहता है, सीपीयू किस समय में कितने देर चल रहा है, क्या कर रहा है, आप अपना टास्क मैनेजर को ओपन करके वहां पे देख सकते हो। बाकी जितने भी रजिस्टर्स हैं, ए रजिस्टर्स, बी रजिस्टर्स, ये सारे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक्यूमुलेटर होते हैं, एएलयू भी होता है अर्थमेटिक, जो न्यूमेरिकल वर्क के लिए जाना जाता है, न्यूमेरिकल वर्क के लिए, ठीक है। ये एएलयू रजिस्टर्स, ए रजिस्टर्स हो या बी रजिस्टर्स हो, ये दोनों काम इसका टेम्पररी डेटा स्टोरेज के रूप में होता है, ठीक है। हम रजिस्टर्स पे डेटा मूव करें, रजिस्टर्स पे डेटा डालें, तो ये हमारा काम होता है। ये काम कौन करता है, तो सिस्टम इंटरनली करता है, ठीक है। ये इसमें इतने पार्ट बने, रजिस्टर्स हैं, क्लॉक हैं, सिस्टम क्लॉक है, एक्यूमुलेटर है, एएलयू है, सब इसका आर्किटेक्चर, सीपीयू का ये आर्किटेक्चर है। सीपीयू का ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम जिसको आप बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके सेमेस्टर्स एग्जाम में, ठीक है। जिसमें कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि सारी चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द वे the control unit control the way input and output device, the arithmetic and logical and computer memory respond to the instruction, जितने भी और आपके उससे रिलेटेड पार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रोसेसर आपने यहां पे देखा, तो कंट्रोल यूनिट इसी के अंदर पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंट्रोल करने का काम, शायद जितने भी उसके लॉजिकल पार्ट हो, ये जो प्रोसेसर आप देख रहे हैं, तो इसमें कंट्रोल यूनिट आप यहां पे इसका एक्शंस पार्ट होते हैं, ठीक है। एक्शंस पार्ट जो एक काम है कि ये सारे डिवाइसेस जो उसके अंदर, चाहे वो मेमोरी यूनिट हो या फिर एक लॉजिकल यूनिट हो या और भी उससे रिलेटेड जो रजिस्टर्स हो, कैचे हो, और भी जो काम है, तो वो काम का क्या करता है, ये सारे को कंट्रोल करता है। जैसे अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो, कंप्यूटर मेमोरी रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेट टू द सीपीयू, इट फेचेज द इनपुट, कन्वर्ट्स इट इन अ डिकोडेड फॉर्म and then send it for processing to the computer processor, processor के पास वो send करता है। Where the desired operation perform, there are two types of control unit, एक हार्डवायर होता है या मैक्रो प्रोग्रामेबल होता है, या हार्डवेयर के थ्रू हम करें या प्रोग्राम के थ्रू करें, ये हार्डवेयर के थ्रू होता है और ये प्रोग्राम के थ्रू होता है, ठीक है। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू। Function, it control the sequence in which instruction move in and out of the processor and also the way the instruction are performed. ये काम के ये भी है इसका कि फंक्शन देखें तो
कौन सा इंस्ट्रक्शन मूव आगे करेगा, कौन सा परफॉर्म कर लिया है, कौन आगे प्रोसेसर को के पास जाएगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर को भेजें या कौन सा इंस्ट्रक्शन को हम वहां से लेके आए। ठीक है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द इनपुट, कन्वर्टिंग इनटू सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। इसका ये भी काम है, जो फर्दर कोई अगर आगे प्रोसेस कोई करना, क्यू में लगा हुआ है उसे आगे क्यू में आगे बढ़ाना, रेडी स्टेट में तो उसे रनिंग में डालना, सारे प्रोसेस को देखना कि कौन सा क्या काम कर रहा है सही ढंग से या नहीं कर रहा है। ओके ना, तो कंट्रोल यूनिट सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, सेकंड जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, इसका काम बस आपका न्यूमेरिकल पार्ट को देखना है। आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, या जो भी आप लॉजिकल वर्क करते हो, लॉजिक गेट है या कंपैरिजन है, ये सब काम कौन करता है? तो ALU, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट is responsible for arithmetical and logical calculation, is responsible for arithmetical and logical calculation as well as taking decision in the system. It is also known as mathematical brain of the computer. इसको हम mathematical brain के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, the ALU makes use of registers for the calculation. अब जो यहां पे आपने देखा, ALU जो है ये इस रजिस्टर्स को हेल्प करता है, मदद लेता है, किसके लिए? तो कैलकुलेशन के लिए। अब मान लो एज में 5 है एंड बी में 6 है, अब C = A+B करेंगे तो ये रजिस्टर्स पे ही जाके कहीं सेव वो होता है। ठीक है, किसी रजिस्टर्स पे जो होगा अपना, किसी ना किसी रजिस्टर्स पे। अब वहां पे वो एडिंग होगा, C भी किसी रजिस्टर्स पे होगा, वहां पे जाके वो अपना स्टोर होगा और फिर हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, फंक्शन क्या है? इट इज मेनली यूज टू मेक डिसीजन लाइक परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, लॉजिकल मतलब कंपैरिजन होता है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सब यहाँ। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का बीच का ये पार्ट होता है जो हमें काम में लाता है। ऑल इंफॉर्मेशन दैट एक्सचेंज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पासेस थ्रू ALU। ठीक है, प्राइमरी से रैम से हार्ड डिस्क में जाना या SSD में जाना या SSD से प्राइमरी में आना, ये हमारा जो डेटा आना और जाना है, ये इसमें ALU भी मदद करता है या ALU का भी उसमें रोल आता है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क से हम कोई डेटा को ला रहे हैं प्राइमरी में, ठीक है, क्लिक करते हैं ना, कोई भी फाइल हमारा ओपन होता है तो उसके लिए कहाँ आता है? वो रैम पे ही आता है। रैम पे ही उसे इनिशियल साइज मिलता है जिससे हमें सिस्टम पे खुला हुआ नजर आता है। जैसे अभी ये ओपन है तो इसे भी अपना एक स्पेस मिला है ना, ओपन है तभी इसमें रैम होगा जो उसको स्पेस दिया है। ठीक है, तो ये हमारा ALU एक मीडिएटर का काम वहां पे करता है। रजिस्टर्स टेम्पररी होल्ड काम करने का काम करता है, मेमोरी को टेम्पररी आपके डेटा को होल्ड करेगा, वहां पे वो कैलकुलेट करेगा, परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस को, एंड आफ्टर हमें आउटपुट देके मेमोरी रिलीज कर देगा। तो ये रजिस्टर्स का काम होता है। रजिस्टर्स इनपुट रजिस्टर यूज्ड कैरी द इनपुट के लिए होता है, आउटपुट रजिस्टर्स का काम आउटपुट देने के लिए होता है, या फिर टेम्पररी रजिस्टर स्टोर डेटा टेम्पररी करता है। एड्रेस रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कहाँ पे है, कोई भी जैसे हमने A लिया, ठीक है, A का अपना एक एड्रेस होगा, ये एड्रेस कहाँ पे इसका पता होगा तो रजिस्टर्स पे इसको देखता है। ठीक है, तो हर एक काम के लिए कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग एक हार्डवेयर बना हुआ है। ठीक ना, तो उसी तरह रजिस्टर्स का काम है हमारे डेटा को टेम्पररी, हर एक अपना अपना रजिस्टर अलग है। जैसे इनपुट के लिए रजिस्टर्स अलग होते हैं, आउटपुट के लिए अलग हैं, एड्रेस स्टोरिंग के लिए अलग हैं। ठीक है, फिर डेटा को स्टोर करने के लिए अलग है। द प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कितना प्रोग्राम हमारा रन किया कितना
आगे करेगा या फिर करने वाला है, कोई भी क्यू में है या नहीं है, ये भी स्टोरिंग हमारा रजिस्टर्स करके रखता है। ठीक ना। कैचे, ये कैचे इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का ही टाइप होता है। दैट स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली विच कैन बी रीयूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। इट रिड्यूस द amount of time needed to fetch the instruction as instead fetching it from the RAM, and it can directly access from the cache in a small amount of time. They reduce the amount of time needed fetch and execution instruction. They store data temporarily later use. इसका भी काम क्या है, ये रैम का ही टाइप के रूप में होता है। ये भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत छोटे छोटे वर्क के लिए ये इसका एक्सेसिंग होता है। इसका मेन काम अगर हम देखें तो रैम से डेटा या इंस्ट्रक्शंस को फेच करना होता है, उसे डिकोड करके फिर प्रोसेसर के पास भेज देना होता है। यहाँ पे भी जो आप प्रोसेसर यहाँ देख रहे हो, इसमें जो कैचे का पार्ट होगा, इसमें इसका काम क्या होगा, रैम से डेटा को ये फेच करेगा एंड उसे डिकोड करके इसके पास भेज देगा। यानी इसमें जो प्रोसेसर जो मेन वर्क काम करने वाला है उसके पास भेज देगा और वो आगे प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट देगा आपको। ठीक है। बस इज ए लिंक बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बस जो होते हैं वो एक वायर को हम बस बोलते हैं, चौला पट्टी के रूप में ये आता है। बस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एड्रेस बस होते हैं, डेटा बस होते हैं। ये जो मेन कॉमन हमारा आता है, जो मेन दो टाइप है, जिसमें इसका काम डेटा एंड कंपोनेंट या डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम होता है। यानी एक डिवाइस को हम मदरबोर्ड से भी कनेक्ट, जैसे हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से अगर कनेक्ट करें तो बस के रूप में भी कर सकते हैं। एंड और अब तो अलग एक वायर भी आ गया है जिसमें साटा या पाटा के रूप में इसमें जाना जाता है। ठीक है। फंक्शन जो है, इट यूज टू शेयर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। डेटा को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने के लिए वायर की जरूरत होती है, बस की जरूरत होती है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे बसेस। बस क्या करता है, एक जगह से आदमी को दूसरी जगह पहुंचाता है, यानी कम्युनिकेशंस देता है हमें, तो इसलिए इसका नाम बस दिया गया। यानी एक जगह से डेटा को दूसरे जगह भेजने का काम करता है, तो वो वायर है, तो उसमें बस इसका नाम दिया गया। ओके। क्लॉक, as the name suggests, the clock control the timing and speed of the function of the different component of CPU. It sends our electrical signal which regulate the timing and speed of the function. नाम से भी जान रहे हैं इसका काम क्या होगा, टाइम एंड जो हमारे डिवाइसेस के स्पीडिंग टेक्निक है, स्पीड को देखना कि कौन सा डिवाइस कितना स्पीड में काम कर रहा है, उसको मेजर करना, ये क्लॉक का काम यहाँ पे होता है। यानी हमारा सीपीयू कितने देर से बिजी है, हमारा रैम कितना यूज में है। ठीक है। ये सब जो आप देखते होगे, अल्ट कंट्रोल डेल अगर आप अपने कंप्यूटर में प्रेस करो, टास्क मैनेजर ओपन होगा, वहां पे देखना बहुत सारे चीजों वहां पे यूज है और बिजी रहता है, तो वहां पे दिखाएगा सीपीयू कितना % बिजी है, रैम कितना बिजी है, ये सब हम देखते हैं। तो ये हमारा क्लॉक का काम होता है। ओके। तो आज दो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें आप पेरिफेरल एंड सीपीयू का कंपोनेंट पार्ट और ब्लॉक यहाँ पे हमने दो देखा है। ठीक है। नेक्स्ट में आगे और भी जो टॉपिक्स हैं उस पे अच्छे से चलेंगे। कोई भी डिवाइस पे हम देखना अगर करेंगे, मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड में लेके आऊंगा, उस पे भी आपको दिखाऊंगा, उसमें प्रोसेसर कहाँ पे लगता है, वो चीज भी आप वहां पे देखेंगे। ठीक है। तो चलिए नोट्स को बनाइए एंड थ्योरी को पढ़िए। कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कभी लाइव में आऊं या जब भी उसमें कनेक्ट करने का मौका मिलेगा तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।